हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रलेखा। चंद्रलेखा ये एक 2 एक्ट प्ले है जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस 2 एक्ट प्ले को 1933 में पब्लिश किया। ये प्ले एक्चुअल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है कि किस तरह से सोसाइटी में जात पात का फर्क किया जाता है। नंबर 2 पर इस प्ले के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से इंसान प्यार का और एक्सेप्टेंस का भूखा होता है। और नंबर 3 पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाया गया है। तो ये प्ले एक्चुअल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। इस प्ले के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 पर प्रकृति। प्रकृति मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, जो कि एक नौजवान लड़की है। नंबर 2 पर है आनंदा। आनंदा एक बुद्धिस्ट है। और नंबर 3 पर है प्रकृति की माँ। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर। इस प्ले के 2 एक्ट हैं। तो चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं हम। चंद्रलेखा एक्ट 1। एक्ट 1 के अंदर हम प्रकृति की अवेकनिंग देखते हैं, यानी कि उसकी बेदारी या आगाही को देखते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है प्रकृति से, जो कि एक नौजवान लड़की है और चंदल कास्ट के अंदर पैदा हुई होती है, यानी कि ऐसी कास्ट जिसको सोसाइटी में अनटचेबल का लेबल दिया जाता है कि वो किसी को भी टच नहीं कर सकते, किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। अब प्रकृति अपनी माँ के साथ रहती है, जो कि एक मैजिकल रिचुअल्स की यानी कि जादू टोने की प्रैक्टिशनर है। वो जादू टोने करती है और अपने घर का निज़ाम चलाती है। प्रकृति बहुत ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रही होती है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, क्योंकि सोसाइटी में अनटचेबल होने की वजह से वो अपने आप को अजनबी महसूस करती है। उसे अपने आप से नफ़रत सी होने लगती है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। वो जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके पास नहीं जा सकती, उन्हें टच नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने आप से नफ़रत करने लगती है। उसे अपना आप पसंद नहीं होता क्योंकि वो अनटचेबल है। अब एक दिन प्रकृति कुएं से पानी निकाल रही होती है कि तभी उसका सामना एक बुद्धिस्ट मंक जिसका नाम आनंदा होता है उससे होता है। वो आनंदा से मिलती है पानी निकालते हुए, जो कि उसे पास जाकर कहता है कि उसे पानी की ज़रूरत है। यानी कि आनंदा प्रकृति से पानी मांगता है, जो चीज़ प्रकृति को हैरान कर देती है। वो हैरान हो जाती है कि कैसे कोई इंसान एक अनटचेबल से पानी मांग सकता है, क्योंकि वो चंदल कास्ट की है इसलिए वो अनटचेबल है। और आनंदा एक बुद्धिस्ट मंक है और वो हायर कास्ट का है और उन दोनों का आपस में कोई मुआवजा नहीं है। लेकिन आनंदा जब प्रकृति से पानी मांगता है तो प्रकृति हैरान हो जाती है। वो आनंदा से कहती है कि वो अनटचेबल है, यानी कि वो चंदल कास्ट की है, इसलिए वो उसे पानी नहीं दे सकती। लेकिन आनंदा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सब इंसान बराबर होते हैं और वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए वो उसे पानी दे दे। जब आनंदा पानी पी लेता है और वहां से चला जाता है तो प्रकृति बहुत हैरान होती है। उसे अपना आप अच्छा लगने लगता है। वो सोचती है कि पहली दफ़ा किसी इंसान ने उसे बराबर कहा है, किसी इंसान ने उसे टच किया है, उससे पानी लेकर पिया है। इसलिए उसके दिल में जो अपने लिए नफ़रत होती है, जो अजनबियत का एहसास होता है, वो भी ख़त्म होने लगता है। प्रकृति को अपनी वैल्यू समझ आने लगती है। उसे लगता है कि वो भी इंसान है, वो दूसरों से अलग नहीं है। अब ये सेल्फ वर्थ जब प्रकृति के अंदर जागती है, जब उसके दिल में अपने लिए अच्छाई जागती है, वो नफ़रत ख़त्म होती है, तो वो आनंदा को पसंद करने लगती है। और आनंदा के जाने के बाद वो उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश रख लेती है, क्योंकि किसी ने पहली दफ़ा उसे इस चीज़ का एहसास दिलवाया था कि वो भी वैल्यूड है, यानी कि उसकी भी कीमत है। इसलिए प्रकृति सोचती है कि वो आनंदा से दोबारा मिले और ये चीज़ उसे बेचैन कर देती है। तो यहाँ पर एक्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। एक्ट 2।
एक्ट 2 में हम प्रकृति का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि प्रकृति बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, वो आनंदा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और वो अपनी इमोशंस को दबा भी नहीं पाती। इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी सारी फीलिंग्स अपनी माँ के साथ शेयर कर लेती है। उसकी माँ उसके एहसासात को, उसकी इमोशंस को समझती है, उसकी फीलिंग्स को समझती है और मैजिक की पावर्स को यूज़ करते हुए वो आनंदा को बुलाने का सोच लेती है। अब वो कुछ रसूमात करती है, यानी कि अपनी मैजिकल रसूमात जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें करती है और उनके ज़रिए आनंदा को तलब कर लेती है, उसे बुला लेती है। आनंदा समझ जाता है कि किस तरीके से उसे उसकी ख्वाहिश के खिलाफ जाते हुए भी वहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानता। लेकिन प्रकृति को जब पता चलता है कि आनंदा उसके सामने आ चुका है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी ख्वाहिश थी आनंदा से मिलने की, लेकिन दूसरी तरफ उसे पता था कि आनंदा को किस तरीके से वहाँ पर बुलाया गया है। इसलिए वो अपनी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर चल रही होती है। उसके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है आनंदा को बुलाने में। लेकिन आनंदा उससे माफ़ कर देता है, जिस पर प्रकृति को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। उसकी जो भी ख्वाहिश थी वो बहुत सेल्फिश थी, जबकि प्यार सेल्फिश नहीं होता। वो इतनी पोजेसिव हो गई थी, इतनी कंट्रोलिंग हो गई थी कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। उसने गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए आनंदा को अपने पास बुलाया है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। आनंदा भी उसे कहता है कि उसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, उसे अपने हालात का सामना करना चाहिए और ये जो सोसाइटल लेबल्स हैं, जो अनटचेबल का लेबल है, इसको पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी इंसान की लाइफ के बारे में डिसीजंस नहीं ले सकती। सोसाइटी नहीं बता सकती कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन अपर कास्ट का है और कौन लोअर कास्ट का। तो आनंदा प्रकृति को समझाता है, जिस पर वो समझ जाती है कि वो गलत थी और उसके बाद उसके अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक बड़ी तब्दीली देखते हैं। वो अपनी ऑब्सेसिव नेचर को पीछे छोड़ते हुए एक स्ट्रॉन्ग विमेन के तौर पर सामने आती है। तो यहाँ पर एक्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये 2 एक्ट्स हैं चंद्रलेखा के, एक्ट 1 और एक्ट 2। अब स्टोरी हमने देख ली, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थीम्स को। इस स्टोरी का मेन थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जात पात का फर्क। हम पूरी स्टोरी के अंदर ये मेन थीम को देखते हैं। प्रकृति लोअर कास्ट की है, चंदल कास्ट की है, अनटचेबल है, इसलिए सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और उसे अपने आप से नफरत होने लग जाती है। और इसी नफरत के चलते वो आनंदा को पसंद करने लगती है, क्योंकि वो पहला इंसान था उसकी ज़िंदगी में जिसने उसे एक्सेप्ट किया था, जिसने उसे दिखाया था कि सब लोग बराबर हैं और ये अपर और लोअर कास्ट कुछ भी नहीं होती। तो ये चीज़ हम मेनली देखते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2 पर है लव एंड डिजायर। हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं एक सेल्फिश और पोजेसिव लव, लेकिन उसका कंट्रास्ट करते हैं एक स्पिरिचुअल और सेल्फलेस लव के अंदर, कि किस तरह से प्रकृति स्टार्ट करती है सेल्फिश लव से। वो आनंदा से मिलने के लिए सेल्फिश हो जाती है, लेकिन उसे आनंदा से मिलने के बाद एहसास होता है कि प्यार सेल्फिश नहीं होता। तो उसकी जो डिज़ायर थी, उसका जो लव था, वो पहले सेल्फिश होता है लेकिन बाद में सेल्फलेस हो जाता है। वो उसकी पोजेशन जो है, प्यार की पोजेशन, वो ख़त्म हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वो गलत थी। प्यार में लिबरेशन होती है, अटैचमेंट ज़रूर होती है लेकिन लिबरेशन के साथ। तो ये सेकंड मेन थीम है। नंबर 3 पर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आनंदा से मिलने के बाद ही प्रकृति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसे एहसास होता है कि वो एक कीमती चीज़ है। उसे एहसास होता है कि उसे सोसाइटी में सोसाइटल वैल्यूज़ पे अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। वो
सोसाइटी के लेबल से हटकर जिंदगी गुजार सकती है हालात का सामना करते हुए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखते हैं हम प्रकृति के अंदर। और नंबर 4 पर है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति के अंदर देखते हैं आनंदा से मिलने के बाद। उससे मिलने से पहले वो अपने आप से नफरत कर रही होती है, एक जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन आनंदा से मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो जिस लाइफ के अंदर जी रही थी, जिस मायूसी के अंदर वो जी रही थी, वो गलत था। तो वो उस मायूसी से, उस ऑब्सेशन से निकलकर उसे सेल्फ रियलाइजेशन होती है। उसे एहसास होता है कि वो कैसी जिंदगी जी रही थी और कैसी जिंदगी उसे जीनी चाहिए। तो ये मेन थीम्स हैं इस प्ले के। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रलेखा एक्चुअल में एक कमेंट्री है सोशल इनजस्टिस पर, ह्यूमन इमोशंस पर और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर। टैगोर ने इन थीम्स को बहुत मास्टरफुली यूज किया है अपने इस प्ले के अंदर और सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया है और बताया है कि इंसान के अंदर एक यूनिवर्सल नीड होती है प्यार की, इज्जत की, आज़ादी की। तो ये है चंद्रलेखा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।